तो बच्चों, अगर मैथ के बाद कोई पेपर जिसमें सबसे ज़्यादा फेल होते हैं बच्चे या सबसे ज़्यादा डरावना होता है, वो होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बहुत ही खतरनाक पेपर, जो मतलब मैं बच्चों के अनुभव की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि बहुत ही कंसेप्चुअल है। आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, आप बिल्कुल इस पेपर को उड़ा दोगे हवा में, लेकिन नहीं आते तो हिला भी नहीं पाओगे, ऐसा इसका हिसाब किताब है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे आपका शुरुआती यूनिट में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट और लॉज वगैरह के हैं, तो इसमें से मतलब ऐसे क्वेश्चन से डिफाइन द यूनिलैटरल एंड बायलैटरल एलिमेंट। आप देखो 2024 के सेमेस्टर 1 में आया, 23-24 सेमेस्टर 2 में आया, 23-24 सेमेस्टर 1 में आया, 22-23 के सेमेस्टर 1 में आया, 6 बार आ चुका है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं जो 21-22 से लेकर के जब से कोरोना के बाद से जो सिलेबस में बदलाव हुए हैं, उनके बाद से मैं इनको सबको इंक्लूड कर रहा हूँ। तो इन पिछले करीब 8-9 पेपरों में ये 6 बार आ चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 बार आने का मतलब क्या है? 7वीं बार भी आएगा, 8वीं बार भी आएगा, 9वीं बार भी आएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आ चुका है तो अब आएगा ही नहीं। दिस इज 6 बार तो आया है। सोचिए आप देखिए यहाँ पर, जैसे जब ये 22-23 के सेमेस्टर 1 में आया होगा, तो 23-24 के सेमेस्टर 1 में तैयारी कर रहे होंगे, उनको भी ये इंपॉर्टेंट था उनके लिए भी। और जो 23-24 के सेमेस्टर 1 में थे, वो जब 23-24 सेमेस्टर 2 में आया तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट था। मतलब एक साल में 2 बार आया। और उसके बाद फिर देखो सेमेस्टर 24-25 सेमेस्टर 1 में आया, मतलब 22-23 सेमेस्टर 1 में आया, 23-24 सेमेस्टर 1 में आया, 24-25 सेमेस्टर 1 में आया। मैं इस चीज़ को पिछले सालों से बता रहा हूँ, और जब भी बताता हूँ आता ज़रूर है ये, क्योंकि इसकी रिपीटिशन का रेट ऐसा है। तो अगर मैं कहूँ कि 25-26 सेमेस्टर 1 में बिल्कुल हाई प्रोबेबिलिटी है, तो आप ये डिफाइन यूनिलैटरल एंड बायलैटरल एलिमेंट इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ऐसे ही एक्टिव पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं, ये भी यूनिलैटरल और बायलैटरल के पीछे पीछे चल रहा है। आप देखें, ये 22-23 के सेमेस्टर 2 में है, 22-23 सेमेस्टर 1 में है, 23-24 सेमेस्टर 1 में है। पिछले साल ये नहीं पूछा गया, तो इसलिए बार इसके आने के अच्छे चांसेस हैं। फिर KCL KVL के बारे में बताइए। 24-25 पिछली बार पूछा गया है सेमेस्टर 2 में, तो 25-26 सेमेस्टर 1 में आने के इसके बहुत चांसेस हैं। ऐसे 22-23 पूछा गया, 21-22 से पूछा गया, तो ये अभी ट्रेंड में आया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइडियल सोर्स कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम, ये भी लगभग 3 बार पूछा गया है। तो अगर आपको मैं कहूँ तो शुरू के जो 3 हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लो, गारंटी के साथ इनमें से कोई 2 आपको जरूर मिलेंगे वहाँ पर। उसके बाद फिर AC रेजोनेंस वाला जो टॉपिक है, बहुत हाई, मतलब बहुत हाई इसका रिपीटिशन रेट है। डिराइव करिए, एक्सप्लेन व्हाई एवरेज पावर कंज्यूम बाय द प्योर इंडक्टर इज 0। छोटा सा ही क्वेश्चन बन सकता है, 5 बार ये पूछा गया है आपसे। देखिए तो 24-25 में पिछले बार ही पूछा गया है, फिर उसके पहले भी पूछा जाता है। तो इस यूनिट से आपको ये जो एवरेज पावर 0 क्यों होता है इंडक्टर में, उसका पावर फैक्टर वाली जो बात होती है, वो आपको यहाँ पर समझना है, अच्छे से तैयार करना है। फिर RMS वैल्यू का फॉर्मूला पूछा गया है। एवरेज वैल्यू प्योर कैपेसिटिव सर्किट, लॉन्ग में तैयारी करना है, शॉर्ट में भी आपको हेल्प करेगा। और फॉर्म फैक्टर, पिक फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए भी, और लॉन्ग में तैयार कर लिया तो शॉर्ट में भी इसका फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे लॉन्ग तैयार करोगे, शॉर्ट में उसकी अपीयरेंस मिलेगी। ट्रांसफार्मर में देखो भाई, यहाँ तो क्या तबाही है। ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ द प्रैक्टिकल आइडियल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इन नो लोड कंडीशन। 7 बार आ चुका है 8 में से। 8 सेमेस्टर की जो जिसकी एनालिसिस में कर रहा हूँ, उसमें 7 बार आ चुका है। कब आया है? 21-22 सेमेस्टर 1, फिर 21-22 के सेमेस्टर 2 में भी, फिर 22-23 सेमेस्टर 1 में, फिर 22-23 सेमेस्टर 2 में भी, फिर 23-24 सेमेस्टर 1 में, फिर 23-24 के सेमेस्टर 2 में नहीं आया, लेकिन फिर पिछले साल 24-25 सेमेस्टर 1 में भी आया, और 24-25 के सेमेस्टर 2 में भी आया है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर ये नहीं तो दूसरा है मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर का कंडीशन लिखो, फॉर्मूला लिखो। ये 24-25 में भी आया है और 23-24 में भी आया है। तो मेरा जो सुझाव है, वो मेरा जो गैस है वो ये है कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी आपसे पूछा जाएगा। अरे 2 ही तो हैं इसके अंदर, तैयार तो कर ही सकते हो बच्चा लोग आप लोग। फिर आपके पास आता है मशीन्स में आपको कम्यूटेटर, जो DC मशीन जनरेटर है, उसका फंक्शन पूछा जाता है, अच्छा है। या टाइप ऑफ DC मशीन पूछी जाती है, 2 बार पूछा गया है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ वो यहाँ पर है, स्लिप स्पीड डेफिनेशन और इंडक्शन मोटर स्लिप फ्रिक्वेंसी का न्यूमेरिकल। इनको आपको मेरे सुझाव से, इनको आपको ज़्यादा इस बार के लिए देखना चाहिए। ये अच्छे क्वेश्चन है इस बार के लिए। सेफ्टी मेजरमेंट में थ्योरेटिकल सा हिसाब रहता है, तो ये जो 2 ही क्वेश्चन है, इनको मैं कहूँगा दोनों तैयार कर लो। कि व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम अकरिंग ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, ये आप एक्सप्लेन द SFU, इनके बारे में आप अच्छे से तैयार कर लो। यहाँ से आप देखोगे कि इनसाइट में यहाँ से कहूँ, अगर मैं कहूँ कि आपने यहाँ पर क्या मेन चीज़ आपने यहाँ पर पाई, तो पहला ये है कि जो सर्किट एलिमेंट है,
जिसमें कि वो हमने बात की है इससे पहले वाले यूनिट में। फिर ट्रांसफार्मर में जो लो लोड कंडीशन होती है, जीरो एवरेज पावर वाली जो बात होती है प्योर इंडक्टर में, और उसके बाद ये मतलब ये मैंडेटरी टॉपिक है, आते ही आते रहते हैं, हर साल ही पूछे जाते हैं 21 से। तो आपको सर्किट एलिमेंट का वो ट्रांसफार्मर लोड और जीरो एवरेज पावर वाली चीज़ें इनको अच्छे से तैयार कर लेनी है। 14 नंबर आपको यहाँ से आपको पास रहते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में, आपको 14 में से 14 आपको मिल सकते हैं, 10 तो मिल ही सकते हैं अगर आप अच्छे से तैयारी कर लें। लैंग्वेज की बात भी कर रहा हूँ यहाँ पर। फिर मैं बात करता हूँ 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर यानी सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन बी और सी दोनों के क्वेश्चंस को मिला करके वो आपके 7 नंबर के क्वेश्चन वहाँ आते हैं। तो यहाँ पर ये इसमें अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सबसे खास बात ये है कि उसमें डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल का एक अच्छा इंक्लूजन होता है। न्यूमेरिकल भी ठीक होते हैं और डेरिवेशंस भी होते हैं। और मशीन्स चूँकि यूनिट के अंदर है तो मशीन्स में जो एक्सप्लेनेशन वाला डायग्राम थोड़ा क्रिटिकल क्रूशियल किस्म बनते हैं, उनका भी रोल होता है। यही वो हिस्सा है जो थोड़ा बच्चों को अनकंफर्टेबल करता है और वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो भी जाते हैं, और अच्छे से तैयारी नहीं की तब तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए मैथ की तरह ये भी एक ऐसा सेक्शन है जो आपसे अगले 15 दिनों तक लगातार 1-1.5 घंटे की मेहनत मांगता है कंसिस्टेंसी के साथ। इस मेहनत में आपका लर्निंग भी है और प्रैक्टिस भी है, रिपीटिशन भी है, फीडबैक, मतलब आपको लूप करना है, आपको सीखना है। पहले यूनिट की बात करते हैं सर्किट एनालिसिस में, जिसमें मैश नोडल थ्योरम्स होती हैं। ये आप समझिए बैकबोन है सेक्शन बी और सी के लिए। आप यहाँ से जो सीखोगे उसको सेक्शन बी और सी के लिए मतलब सेक्शन बी और सी में जो मेन क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। और जैसे कि मैश नोडल एनालिसिस करिए, केवीएल लगाइए, केसीएल लगाइए और मैश एनालिसिस करिए। बस यही एनालिसिस में ही प्रॉब्लम होती है। तो 8 में से 8 पेपरों में यही पूछा गया है पर पेपर, मतलब आप समझिए 2 से 3 न्यूमेरिकल तो इस मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस पे होते ही होते हैं। तो वो बी में भी पूछे जाते हैं, सी में पूछे जाते हैं। अगर मैं देखूं तो नोडल एनालिसिस की प्रेफरेंस थोड़ा ज़्यादा होती है, मैश नोडल एनालिसिस थोड़ा ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको अपनी तैयारी को ऐसा रखना है कि आप नोडल एनालिसिस के जितने भी क्वेश्चन इससे पहले के पेपर्स में आपसे पूछे गए हैं आप उसको अच्छी तरह से करिए। न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और न्यूमेरिकल में भी यही मैश एनालिसिस है। मैश एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा है, आपसे 24-25 में सेशन 1 में पूछी गई है, 24-25 सेमेस्टर 2 में पूछी गई है, 23-24 सेमेस्टर 2 में पूछी गई है। तो मेरे ख्याल से ये 25-26 में आपके सेमेस्टर 1 में मैश एनालिसिस से चीज़ें आएंगी, क्योंकि अभी ये ट्रेंड में है, ये अभी जल्दी ही इनको रिपीट करने का ट्रेंड शुरू हुआ है। और आपने देखा है इतने सारे पेपर की जो एनालिसिस हमने कर चुकी है, हमने फिजिक्स की भी एनालिसिस की, हमने मैथ की भी एनालिसिस की, आज हम इलेक्ट्रिकल की एनालिसिस कर रहे हैं। आपको मैंने ये सबूत के साथ दिखाया है कि AKTU रिपीट करता है क्वेश्चंस को, वो लगातार 2-3 साल सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में पूछता रहता है। तो अगर ये ट्रेंड शुरू हुआ है 2023-24 सेमेस्टर 2 में पूछा गया, फिर अगले बार 24-25 सेमेस्टर 1 में पूछा गया, फिर 24-25 सेमेस्टर 2 में पूछा गया, तो मेरी पूरी उम्मीद है कि 25-26 सेमेस्टर 1 और फिर 25-26 के सेमेस्टर 2 तक भी ये बात जाएगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं थ्योरम्स की। तो थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम है। ये थ्योरम वैसे तो सेक्शन सी में एक बार पूछी गई हैं 21-22 में, बट उसके बाद से नहीं आई हैं, उतना सीधा इसका वेटेज नहीं है। तो वेटेज आपका किसका है? मेड नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस का। फिर हम दूसरे हिस्से में आते हैं जहां हम AC सर्किट्स, पावर, रेजोनेंस, इन सब की बात करेंगे। डेरिवेशंस फॉर द रेजोनेंस कॉम्प्लेक्स पावर कैलकुलेशन बहुत ही क्रिटिकल होता है। यहाँ पर आपको सीरीज जो LCR सर्किट होता है उसमें आपको रेजोनेंस कंडीशंस होता है, ये सब बहुत पूछा गया है। तो आपको डिराइव करना आना चाहिए, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी डिराइव करना आना चाहिए, क्वालिटी फैक्टर डिराइव करना आना चाहिए, बैंडविड्थ का कैलकुलेशन आना चाहिए, क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला आना चाहिए। और वैसे ही जो एवरेज पावर होता है, इंस्टेंटेनियस एवरेज पावर होता है, LCR सर्किट या RLC सर्किट का होता है, थ्योरी क्वेश्चन के साथ आता है। अभी देखो ये 22-23 में आता रहा है, तो ये एवरेज पावर वाला कैलकुलेशन भी आपको कर लेना है। पैरेलल रेजोनेंस जो होता है ये मतलब अगर सीरीज़ नहीं पूछ रहे हैं तो उसके अल्टरनेट में पैरेलल पूछ रहे हैं, बट सीरीज़ काफ़ी पूछते हैं। तो ये मैं कहूँगा उतना मत रखिए, थोड़ा हैवी हो जाएगा। 3 फेजेस सर्किट के लिए तो आपको स्टार डेल्टा एक कॉमन होता है जो कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में पूछा जाता है। स्टार डेल्टा का वर्जन करो, उसको कन्वर्जन करो। तो अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाए तो मैं कहूँगा आप यहाँ पर जरूर जाइएगा, इसको जरूर करिएगा। पर शुरुआत वाली चीज़ों को रखिएगा। आपको मैं यही कहूँगा कि जो डेरिवेशन है आपका एवरेज पावर की जो डेरिवेशन है और जो LCR सर्किट का है वो आपको करना है। आपको बहुत ज़्यादा नंबर खींचने हैं वो इस ट्रांसफार्मर वाले यूनिट से है। जैसे आपको डेरिवेशन करना है, इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है और एफिशिएंसी पे न्यूमेरिकल होते हैं। ट्रांसफार्मर में 3 हिस्से होते हैं, आपको एफिशिएंसी न्यूमेरिकल करना ही करना है। डेरिवेशन जो छोटे छोटे हैं उसके साथ में वो एनर्जी एफिशिएंसी पावर फैक्टर वाले वो करने हैं, और इक्विवेलेंट सर्किट आपको आना चाहिए। तो अगर मैं एफिशिएंसी न्यूमेरिकल की बात करूँ, दिस इज द मोस्ट प्रिडिक्टेबल लॉन्ग आंसर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। 8 पेपरों में से 6 बार पूछा गया है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन आपको जो है सिंपली आपको एफिशिएंसी फुल लोड, नो लोड, हाफ लोड पे निकालना होता है और सीधे प्लग इन वाला होता है। और पावर फैक्टर वगैरह कैलकुलेट कर लो, अलग अलग मटेरियल का लॉस वगैरह निकाल लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप एफिशिएंसी न्यूमेरिकल करके जाओ, पक्का क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। दिस एनालिसिस तो ये शो कर रहा है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वेशन है तो बहुत ही कॉमन होता है, मतलब ये कई बार वर्किंग प्रिंसिपल के साथ जोड़ देते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए और मतलब इसको तैयार कर लो तो 7 नंबर क्वेश्चन आपका मैं कहूँगा पक्का है आपका, यहाँ पर 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। लॉसेस की बात होती है तो थ्योरेटिकल थोड़ा सा हिस्सा होता है, और आप अगर इस ईएमएफ वाले कैलकुलेशन को समझ गए हो ट्रांसफार्मर के, तो आप लॉसेस को भी अच्छे से कर ले जाओगे। तो ये बहुत अच्छा सेक्शन है आपका बच्चा, जहाँ से आपको नंबर खींचने हैं। इसमें गलत करने की चांस नहीं करने, क्योंकि आपको प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिकल मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या होता है ना कि ये थोड़ा सा विजुलाइज करने वाली चीज़ होती है। आपको मशीन तो देख नहीं रहे हो, अब डायग्राम के थ्रू है। अब मैं कह रहा हूँ कि 1 सेकंड में वो इतने चक्कर लगा रहा है और 3 बार उसका फेज चेंज होता है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है तो आप नहीं एकदम से 15 दिन में तो ग्रैब करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। जैसे ये आपका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है, या ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक वाला अच्छा क्वेश्चन है। फंडामेंटल ऑपरेशन प्रिंसिपल वगैरह से पूछे जाते हैं। डीसी मशीन का डेरिवेशन आप कर लीजिए, उसका ईएमएफ निकालने वाली बात हो जाएगी। टॉर्क इक्वेशन, डीसी मोटर स्टैंडर्ड, ये सब कर लीजिए। सिंगल फेज मोटर वगैरह के हो जाए, क्यों ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, ये सब बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिनको कि आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से, मतलब थोड़ा टिपिकल भी है विजुलाइज करने के, लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सेफ्टी वायरिंग और बैटरीज वाला जो सेक्शन है आपका, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, और आपको थ्योरी पढ़ लीजिए तो आप अच्छे से यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। जैसे बैटरी टाइप, प्राइमरी सेकेंडरी बैटरी क्या होती है, डायग्राम के साथ बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन है, 8 पेपरों में 4 बार पूछा जा चुका है। प्रोटेक्शन डिवाइसेस क्या होती है, एमसीबी, एलबी, एमसीसीबी क्या होता है, ईएलसीबी, ये सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। केबल्स और अर्थिंग का क्या तरीका है। देखो, इस यूनिट को अगर आप थ्योरी वाला हिस्सा, अगर थोड़ा गणित और समय दिक्कत हो रही है, आप यहाँ से तैयार कर लो। अगर 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ से करोगे तो आपको ठीक से लिख दिया डायग्राम वगैरह बना के 5 नंबर आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। तो अगर मैं फाइनल एनालिसिस की बात करूँ तो आपको 7 नंबर क्वेश्चन जो आपको करना है, कैटेगरी जो है वो है न्यूमेरिकल, सॉल्विंग सर्किट, नोडल और मेश एनालिसिस करिए। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, गलत नहीं होना चाहिए लॉसेस के साथ में। रिजोनेंट डेरिवेशन आप अच्छे से कर लीजिए, क्यू फैक्टर बैंडविड्थ के साथ पूरी तरह से आपको मालूम होना चाहिए, फार्मूला भी उसी में आपको याद हो जाएगा। मशीन में अगर आप है तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक और 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो बेसिक डायग्राम है वो आपको तैयार कर लेना है। ट्रांसफार्मर में आपको ईएमएफ इक्वेशन आनी चाहिए और इक्विवेलेंट सर्किट बनाना आना चाहिए, और डेफिनेटली वो एफिशिएंसी है। इतना अगर आपने तैयार कर लिया बच्चों, तो आप इस पेपर में फेल नहीं होगे, पास तो अच्छे से हो जाओगे। मैं फिर से कह दूँ, मैंने 2021 के दोनों पेपर्स लेकर के 2025 के जो पिछला सेमेस्टर हुआ है वहाँ तक की एनालिसिस इसके अंदर शामिल की है, और इस बेसिस पर ये सारी एनालिसिस दी जा रही है। ठीक है, इस तरह की एनालिसिस है। तो आपको ये जो AKTU का रिपीटिशन रेट है, जो उसका नेचर है बार बार चीज़ों को रिपीट करने वाला, उसको मद्देनजर रखते हुए आपको ये क्वेश्चंस, ये सारे टॉपिक अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है, और इससे जुड़े हुए जो न्यूमेरिक ये जो PDF है, और इससे जुड़े हुए और जो PDF मैं आगे बनाऊंगा, वो सब मैं आपको अपलोड करता रहूँगा उस ऐप के। उस एक बहुत ही मिनी कोर्स है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अपनी तैयारी को और अच्छे से आप कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। हैव अ नाइस डे।